वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अभी तक हमने बेसिक कवरेज कर लिया है कि डिविडेंड क्या होता है, राइट। कंपनी किस प्रॉफिट के बेसिस पे डिविडेंड देती है, वेदर डिविडेंड इज कंपलसरी और नॉट, राइट। और हमने ये भी बात करी कि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा क्लियर है, यहाँ तक हम सही है। अब एग्जाम में क्या होगा ना, जो पहला डिस्कशन है हमारा, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि कंपनी अल्टीमेट प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड का शेयर देती है, जानते हैं आप लोग। पर क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं। किस तरह का प्रॉफिट? ईएटी या फिर ईएआईटी। तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि एग्जाम में आपको मान लीजिए प्रॉफिट दे दिया और प्रॉफिट देने के बाद बोला कि ये इस लेवल का प्रॉफिट है, मान लो सेल्स माइनस रेवेन्यू बोल दिया, ठीक, 100 रुपए बोल दिया, बोला सेल्स माइनस रेवेन्यू 100 रुपए। अब नीचे में ना एक नोट दिया है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था 10% वाला और इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 रुपया। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट ऊपर दिया है क्या उसमें इंटरेस्ट एडजस्ट किया हुआ है, हाँ या ना? नहीं। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट हटाना है कि नहीं हटाना है? बिकॉज ईएआईटी का फुल फॉर्म क्या था? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एकदम क्लियर। तो यानी पहले जब आपको प्रॉफिट दिया रहेगा एग्जाम में, राइट, तो पहले हमको चेक करना है ये ईएटी है या ईएआईटी है। बिकॉज डिविडेंड का जो पेमेंट होगा वो ईएटी या ईएआईटी से ही निकलेगा। अगर खाली नॉर्मल प्रॉफिट देके छोड़ दिया है जहां पर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किए हैं, जहां पर टैक्स हटाना बाकी है, तो बिना टैक्स हटाए डिविडेंड दे दोगे क्या? नहीं। बिना इंटरेस्ट कंपोनेंट हटाए डिविडेंड दे दोगे क्या? नहीं। बिकॉज लास्ट दिन ही मैंने बोला था ईएटी और ईएआईटी के बेसिस पे ही डिविडेंड दिया जाएगा। तो यहां पे हमको क्या समझ में आता है? यहां पे हमको ये समझ में आता है सर कि एग्जाम में जब हम प्रॉफिट को देखेंगे ना तो भावुक नहीं हो जाएंगे। पहले ये चेक करेंगे क्या उसमें से इंटरेस्ट हटाया है, क्या उसमें से टैक्स हटाया है। अगर इंटरेस्ट और टैक्स हटाया है तो अगर वो प्रॉफिट दिया है तो उसी पे डिविडेंड देंगे। अगर इफ इन केस इंटरेस्ट नहीं हटाया है, टैक्स नहीं हटाया है, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट हटाएंगे, टैक्स हटाएंगे, उसके बाद डिविडेंड का वैल्यू निकालेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या याद रहेगा हमको? तो पहले नीचे लिखो नोट, जहां पे आप नोट्स लिख रहे थे वहां पे लिखिए नोट। क्लासेस के दौरान हम लोग नोट और सुपर नोट लिखेंगे। मैंने शिल्पा शेट्टी का फैन नहीं हूं मैं सुपर से ऊपर, बट स्टिल नोट एंड सुपर नोट हमारा रहेगा, राइट। तो नीचे लिख लो नोट। इन द एग्जाम इफ वी आर गिवन, in the exam if we are given any kind of profit, if in the exam we are given any kind of profit, then it is our duty, if in the exam we are given any kind of profit, any kind of profit, then it is our duty to derive EAIT or EAT with the given data, to derive EAIT or EAT with the given data। हमेशा याद रखिएगा, कहीं जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। अब मान लो एग्जाम में तुमको एक प्रॉफिट दिया है जहां पर बोलता है 1 लाख रुपया प्रॉफिट है। समझ रहे बात को? गौर से सुनना। 1 लाख रुपया प्रॉफिट है और नीचे नोट में लिखता है कि लोन लिए हैं जिसका इंटरेस्ट वैल्यू 15,000 है। यानी तुमको एग्जाम में बोला कि सर प्रॉफिट जो है ना वो 1 लाख रुपीज है, दिस इज द प्रॉफिट गिवन, और बोलता है कि 2 एडजस्टमेंट बाकी है, ठीक। बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज 15,000 एंड टैक्स अमाउंट मान के चलो इज 20,000। ये वाला प्रॉफिट दिया है और साथ में 2 तरह का एडजस्टमेंट के बारे में बताया है जो इस 1 लाख में किया नहीं गया है। तो पहला सवाल ये उठता है कि अगर आपको पूछता है
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो क्या 1 लाख पे निकालना है? नहीं, क्योंकि सर प्रॉफिट होगा ईएटी या ईएआईटी, ये हमको एकदम क्लियर है, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सर 1 लाख पे अगर हम कर देंगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सर हमको 1 लाख में से पहले 15,000 माइनस करना और 20,000 माइनस करना है। कितना आएगा? 65,000। ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग किस प्रॉफिट के नाम से डिनोट करेंगे? EAIT, नॉट EAT, बिकॉज इंटरेस्ट भी माइनस किए हैं और टैक्स भी माइनस किए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? EAIT। क्लियर? तो सर अल्टीमेटली जो डिविडेंड पेमेंट होगा वो इस 65,000 पे होगा, ना कि 1 लाख पे। यहां तक अपने कंफर्टेबल हैं? अब मान लो एग्जाम में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया है, यानी सीधा 1 लाख रुपया देके छोड़ दिया और कुछ नहीं बोल रहा, तो कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। अज्यूम कर लेंगे ये जो 1 लाख रुपया दिया है वो EAIT या EAT ही है, उसमें कोई दिमाग लगाने मत जाना कि सर अजम्पशन करके हमने निकाल लिया। अजम्पशन नहीं करने का है। अगर मान लो एग्जाम में सिर्फ 15,000 बोला और टैक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो टैक्स का एडजस्टमेंट करना है क्या? नहीं करना है। मान लेना है यही वो फाइनल फिगर है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है यहां तक? व्हेन इट कम्स टू MCQ किसी भी तरह का अजम्पशन वहां नहीं मारने का है। समझ रहे हो बात? बिकॉज क्या होता है एग्जाम में, अगर आप अजम्पशन मार लो, MCQ जो दिया रहेगा ना वो रमेश सुरेश जैसा होता है। रमेश सुरेश को जानते हो ना, 5 स्टार वाला एड। जो लोग टीवी नहीं देखते हैं, थोड़ा अपना लाइफ को चिल करो, गेट अ लाइफ, राइट? तो रमेश सुरेश वाला एड कैसे दिखता है कि दोनों एक तरह के दिखते हैं। अगर मीम भी देखा होगा कि 4 लोगों को खड़ा कर दिया है कि MCQ अपीयर्स लाइक दिस, एग्जाम में भी ऐसा होता है। तुम जो जो आंसर सोच सकते हो वो सब आंसर तुमको ऑप्शन में दिखेगा। इतना आसान नहीं होगा कि एक ही आंसर है और बाकी नियर अबाउट नहीं होंगे, सब रमेश सुरेश जैसा ही होगा। अगर कोई बच्चा ये सोचता है 10% टैक्स हमको लगाने का है, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मैट में ना हमने 30% टैक्स बहुत सारे सम्स में देखा है, तो मेरे को लग रहा है ना कि क्वेश्चन में भले ही ना बोला हो टैक्स के बारे में, पर EAIT तो टैक्स के बाद ही निकलेगा, तो भाई अपना यही करेगा कि भाई पहले टैक्स को हटाएगा। तो अगर भाई टैक्स को हटाने जाएगा तो भाई को बहुत भारी पड़ जाएगा और भाई फेल हो जाएगा। अजम्पशन आप वहां लगाते हैं जहां डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट? वहां क्योंकि आप नीचे नोट लिखने का स्कोप है आपके पास, कि आपने नोट लिख दिया कि EAIT ये होता है और वी आर अज्यूमिंग 20%। जब MCQ फॉर्मेट रहेगा तो कहां से अज्यूम करोगे? समझ रहे हो बात को? तो जब तक क्वेश्चन में ना बोले अजम्पशन कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है वही बोलेंगे। सर आपने MCQ के बारे में तो बता दिया, अब डिस्क्रिप्टिव में मान लीजिए क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले दिन ही बताया था क्लास के कि हम लोग जब क्लास में प्रिपरेशन करेंगे हम लोग बोथ एंड से करेंगे, बिकॉज कल अगर इंस्टीट्यूट को वापस से लगा कि MCQ नहीं डिस्क्रिप्टिव होगा तो तुम लोग तो फिर माथा में हाथ दे दोगे कि सर ये कैसे होगा। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में जान लो कि तब आपको टैक्स का ऑप्शन रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 30% अज्यूम करके माइनस कर लो, पर नीचे आपको नोट लिखना चाहिए कि द डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ EAT और EAIT। In the given sum, there is no adjustment of interest and tax. So we are assuming that the interest and tax is already adjusted. Are you getting this? तो जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जब 5 मार्क्स 6 मार्क्स का एक सम्स आएगा, आपको फुल फ्लेजेड बनाना है, आपको ये एंट्री वहां करनी है। So we have discussed the sums portion both from MCQ point of view and descriptive point of view. क्या यहां तक कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए? आ जाइए अब नीचे। कॉपी में ये बनाइए, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन?
ऐसे लिखिए प्रॉफिट और दो एरो निकालिए, एक तरफ होगा डिविडेंड और एक तरफ होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे में हेडिंग दीजिए प्रॉफिट, वहां से दो एरो निकालिए, एक तरफ होगा डिविडेंड और एक तरफ होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये एक टेक्निकल वर्ड है, राइट? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या कोई मुझे बता सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स। थोड़ा और रॉ भाषा में आम आदमी समझ पाए। क्या? बाप रे, इतना भारी भरकम वर्ड। जो प्रॉफिट बचा के रखे हैं, नियर अबाउट, जो मैं चाहता हूं तुम बोलो, एक वर्ड दो इसको, सेविंग्स। अगर रिटेन अर्निंग को बोला जाए हिंदी में, अगर कन्वर्ट करे, रिटेन यानी वापस रख लेना कमाई को, यानी सेविंग्स हो गया एक तरह से। तो यानी मान लो कंपनी ने 10 रुपया कमाया प्रॉफिट, जिसमें से 2 रुपया बांट दिया इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में, बचा कितना? 8 रुपया। ये हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स की बात। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछता है और कहता है व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, यानी सेविंग्स, यानी मैंने 10 रुपया प्रॉफिट कमाया, अगर मैंने 10 का 10 रिटेन्ड अर्निंग में रख लिया, तो यहां पे क्या पता चलता है हमने कितना डिविडेंड दिया? 0। अगर पूरा का पूरा 10 डिविडेंड में दे दिया, कितना रिटेन्ड अर्निंग रखा? 0। क्या यहां तक अपने क्लियर है? अब इसकी अंडरस्टैंडिंग से दो टर्म और आते हैं, एक को बोलते हैं पे आउट रेशियो। क्या बोलते हैं? व्हाट इज पे आउट रेशियो? पहला सवाल, व्हाट इज पे आउट रेशियो? जिस रेशियो में डिविडेंड बांटेंगे, राइट? पर इसको डिस्कस करने के पहले ये जो आपने लिखा है ना कॉपी में, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स, राइट, ऐसा एक लाइन खींच लीजिए दोनों को कवर करते हुए, और नीचे की तरफ एरो मार्क देके लिखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाइनेंस। ये जो हम करते जा रहे हैं, जब इंस्टीट्यूट का मैट देखेंगे आप देखेंगे सेंटेंसेस में दिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है आपका, उसमें वर्किंग कैपिटल छोड़ के, कौन चैप्टर छोड़ के? वर्किंग कैपिटल छोड़ के बाकी सारे चैप्टर में लॉन्ग टर्म अप्रोच है। क्या है? जब मोर देन 1 ईयर का हमारा थिंकिंग होता है या थॉट प्रोसेस होता है, उसको यूजुअली लॉन्ग टर्म बोलते हैं, मोर देन 12 मंथ्स का। अगर अपने सिलेबस को ध्यान में रख के बोला जाए तो वर्किंग कैपिटल में वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट 1 पीरियोडिक साइकिल, दैट इज 12 मंथ्स। बियॉन्ड 12 मंथ्स उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। कितने जगह पे मोर देन 3 ईयर्स होता है तो लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लेस देन 3 ईयर शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अगर एफएम को अगर देखा जाए, हमारा सिलेबस देखा जाए, तो बियॉन्ड 12 मंथ्स इज लॉन्ग टर्म। तो जितना चैप्टर आप पढ़ेंगे उन सबका एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म अप्रोच। कॉपी में हेडिंग दीजिए व्हाट इज पे आउट रेशियो। व्हाट इज पे आउट रेशियो? लिखिए पे आउट रेशियो defines the amount payout ratio defines the amount which is to be paid to the equity shareholders, which is to be paid to the equity shareholders, which is to be paid to the equity shareholders in the name of dividend, in the name of dividend, in the name of dividend। क्या यहां तक अपने क्लियर है? एक बार उस डेफिनेशन को पढ़ो, देखो क्या समझ में आ रहा है।
क्लियर? मान लो मेरा प्रॉफिट है 100 रुपया या मान लें 1000 रुपया, राइट? उसमें से मैंने 200 रुपया दिया डिविडेंड और 800 रुपया रखा एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ऊपर एक फ्लोचार्ट बनाया था ना एरो मार्क देके, कुछ ऐसा ही दिख रहा था वो। तो जब वैल्यू बैठा दिया है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी कि वो क्या है। सो यानी अगर लॉजिकली देखा जाए, दिस इज 100%, दिस इज 20%, दिस इज 80%। जिन लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी है, अगर उनको दिक्कत हो रही है तो बात करो, अदरवाइज देख के भी समझ में आता है कि सर टोटल अमाउंट इज ₹1000, तो सर 100% होगा। आप मैथ्स में कितने भी खराब क्यों ना हो, 100% के ऊपर कुछ होता नहीं है, राइट? वो बोलने के लिए होता था 110% देंगे सर हम, पर एक्चुअली 100% के ऊपर कुछ होता नहीं है। तो सर टोटल अमाउंट इज 1000, दैट इज 100%। अब सर 200 रुपये आज डिविडेंड दे रहे हैं, यानी 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 विल गिव यू 20%। हाँ या ना? जिनका मैथ्स खराब है लोग कैलकुलेटर पर चला के देख सकते हैं। और 800 डिवाइड बाई 1000 विल गिव यू 80%। हाँ या ना? अब ये 20% क्या है? पे आउट रेशियो। ये 20% क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग पे आउट रेशियो। ये 80% को क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या दिखाया? यानी मैंने पे आउट रेशियो को डिफाइन कर दिया, मैंने रिटेंशन रेशियो को डिफाइन कर दिया, और ये दोनों टेक्निकल टर्म है फ्रॉम डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर, बिकॉज एग्जाम में आपको इसी के नाम से बोला जाएगा कि पे आउट रेशियो इज 30%, व्हाट इज द रिटेंशन रेशियो? 70%। इफ रिटेंशन रेशियो इज 70%, पे आउट रेशियो इज 30%। इज दैट क्लियर? तो पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। यस और नो? सर 1 क्यों लिख रहे हैं? अरे 1 का मतलब 100%। अगर ये 80% है यानी इट इज 0.8, 80 by 100, so it will be 1 minus 0.8 will give you 0.20, which is 20%। कोई भी डेसिमल को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना? या डराओ मत यार, इससे इतना खराब मैथ्स नहीं हो सकता, राइट? इंटू 100 ही करेंगे ना। तो 1 के जगह पे मैं 100% भी लिख सकता था। अगर 100% लिखता तो रिटेंशन रेशियो में 80% लिखता, पर यहां पे जब मैंने 1 लिखा है यानी 100 डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 1। यस और नो? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पे आउट रेशियो? 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। तो नीचे लिख लो व्हाट इज पे आउट रेशियो के नीचे डॉट डॉट करके फॉर्मूला, डॉट डॉट करके लिख लो फॉर्मूला। पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो अब सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या करो ना, जो फ्लो चार्ट बनाया ना वहां पे, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स बनाया ना कॉपी में, वहां पे ये वैल्यू बैठा दो, वहां पे वैल्यू बैठा दो साथ में, और जब तुम फॉर्मूला लिखोगे ना, फॉर्मूला में सॉल्व करके दिखा देना, ताकि एक ही जगह पे दोनों नोटिंग हो जाए। समझ लो ना बात को? क्लियर? अब प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने बताया था, फॉर्मूला शीट मेंटेन होता है। छोटा वाला कॉपी निकालो, फॉर्मूला कॉपी, उसमें हेडिंग दो डिविडेंड पॉलिसी, और फॉर्मूला नंबर 1, पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो।
दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच वी हैव कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर। उससे क्या होगा, सारा फॉर्मूला का रिकॉर्ड एक तरफ बनते जाएगा और क्विक रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा और कभी भी कोई फॉर्मूला मिस नहीं होगा। साथ में अपडेट करते चलो फॉर्मूला शीट को। वो लिखने के बाद कॉपी में आ जाओ, व्हाट इज रिटेंशन रेशियो, व्हाट इज रिटेंशन रेशियो, खाली फॉर्मूला लिख दो वहां पे, 1 माइनस पे आउट रेशियो और सम को सॉल्व कर दो, 1 माइनस 0.20 इक्वल्स टू 0.80, यानी उसके नीचे लिख लो व्हाट इज रिटेंशन रेशियो। क्या यहां तक अपने क्लियर है? कॉपी में हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ, डिटर्मिनेंट स्लैश कंस्ट्रेंट्स, नया टॉपिक है, डिटर्मिनेंट स्लैश कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिटर्मिनेंट स्लैश कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स स्लैश कंस्ट्रेंट ऑफ, ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला नाम लिखना है तुमको। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, चाहे तुम्हारा एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो या एमसीक्यू हो, तुमको सिर्फ इसके मेन हेडिंग याद करने हैं जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव भी होगा हेडिंग याद करोगे और क्लास डिस्कशन में जो बात हो रही है उसको लिखोगे। समझ गया बात? अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे बात हो रही है कि डिविडेंड पॉलिसी देते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर करते हैं कि हमको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। कोई फैक्टर तो होगा। लाइक मान के चलो कि अगर आज मैं तुमको बोलता हूं कि चलो आज घूमने चलते हैं और पूरा खर्चा दिन का 1000 रुपया है, मूवी जाएंगे या घूमेंगे व्हाटएवर इट इज, तो कल तुम क्या करने वाले हो या आने वाले टाइम में तुम्हारा और क्या खर्चा लगने वाला है, क्या तुमको नहीं लगता तुम्हारा आज का वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा? लाइक मान के चलो मैं बोलता हूं आज ही हम लोग चलते हैं और तुमको पता चल गया कि आज अगर हम सारा दिन घूमेंगे तो 1000 रुपया खर्चा है, पर यार कल तो मेरे को एक और जगह जाना है जहां पर फिर से 1000 रुपया लगेगा, तो वो मेरा आज का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? तो अंडर दिस हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टॉपिक्स जो मेरा आज का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। पहला आता है लीगल। देखो पहला वर्ड क्या आ रहा है, तो कॉपी में लिखो पॉइंट नंबर 1 लीगल। अब यहां पे मान लो कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के साथ कि बैंक ने जब कंपनी को लोन दिया, बैंक ने बोला कि देखो तुम मेरा लोन ले रहे हो मेरे से, तुमको मेरे को टाइम टाइम पे इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इफ यू आर टेकिंग लोन यू हैव टू पे ईएमआई। पर सवाल ये उठता है, बैंक ये बोलता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक करेगा ना लोन देने के लिए, कि भाई एक बात जान लो, तुम जो भी कमाई करोगे और जो अल्टीमेट प्रॉफिट आएगा, अगर तुमको कभी इच्छा करता है कि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, पहले तुमको मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, मेरे से पूछे बगैर तुम उनको पेमेंट नहीं करोगे। क्या तुमको लगता है एक तरह का कंस्ट्रेंट है डिविडेंड पॉलिसी में और कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस करेगा, हाँ या ना? अगर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट कोई और कंपनी के साथ है मेरा या फिर कोई सप्लायर के साथ है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिख दिया है कि तुम जब भी डिविडेंड देने जाओगे मेरा परमिशन लगेगा, तुम जब भी डिविडेंड देने जाओगे पहले मेरा पेमेंट क्लियर करोगे, तुम जब भी डिविडेंड देने जाओगे पहले मेरा 2 महीने का पैसा क्लियर करो,
तो यानी जब भी कोई टॉपिक डिविडेंड का पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा वो कंस्ट्रेंट है कि नहीं। जब तक वो टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं होता डिविडेंड पॉलिसी के, वो एक डिटर्मिनेंट है जो मेरे डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो लीगल वाला टॉपिक है यही बात बताता है कि हो सकता है कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई अग्रीमेंट हो किसी और पार्टी के साथ, दैट मे बी अ बैंक, दैट मे बी अ सप्लायर, दैट मे बी अ थर्ड पार्टी, जिस पार्टी ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि भैया जब भी डिविडेंड देने जाओगे मेरे से बात करो, जब भी डिविडेंड देने जाओगे पहले मेरा पेमेंट क्लियर करो। तो तुमको नहीं लगता जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के सोचेगा अबाउट डिविडेंड पॉलिसी कि हम कैसे क्या पेमेंट करेंगे, उनको इन सारी चीजों को अपना दिमाग में रखना पड़ेगा? हाँ या ना? क्लियर? आ जाओ और टॉपिक फाइनेंशियल। अब यहां पे आता है फाइनेंशियल के बारे में जब बात करें, इसका एक वाइडर डोमेन है। आज मान के चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो क्या डिविडेंड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो तुमको यह भी समझना पड़ेगा कि मेरा आने वाले समय में मेरे को कहां से कैश आने वाला है। आज अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया है, कोई आके तुमको, आप मान लो जो लोग पीजी में रहते हैं, पीजी वाले लोग क्या करते हैं, जब डेट टच करता है ना 30 तारीख का, 1 तारीख का, तब कैश कंस्ट्रेंट होने लगता है। तब क्या करते हैं, सोच समझ के पैसा निकालते हैं। वो आगे असम्पशन लगा के रखते हैं अगर आज मेरे पास कैश नहीं है तो उधारी का माल क्यों उठाए हम, कल नहीं दे पाए तो। हाँ कि ना? क्योंकि एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि जहां 28-30 छुएगा ना, पीजी वाले लड़के लोग पैसा नहीं रहता है। जब पहला दिन पैसा आता है तो हम राजा की तरह जीते हैं, पर 15 तारीख 20 तारीख होने के बाद ना शक्ल पे देख के लगता है पैसा खत्म हो गया इसके पास। कितने लोग नहाते भी नहीं है, साबुन खर्च हो जाएगा। राइट? जोक्स अपार्ट, तो यहां पे क्या होता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अगर मेरे पास कैश नहीं है तो क्या हम डिविडेंड दे पाएंगे? तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मेरे पास कैश कब कब रहता है। अगर मेरे पास कैश एबिलिटी रहता ही नहीं है तो हम पैसा कैसे देंगे? आप अजम्पशन पे पैसा नहीं दे सकते हैं। याद है हेरा फेरी वाला बाबूराव, मैंने 3 करोड़ रुपया आया नहीं, कॉलोनी में पैसा पिज्जा बांट रहा है और कल लगा रहा है। तब क्या बोलता सुनील शेट्टी, बाबू भैया पैसा तो आने दो, पहले ही बांट रहे हो। तो यहां पे भी वही बोलता है कि जब तक खाली अजम्पशन पे, यानी आपका अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, यानी कैश नहीं है हाथ में, आपके पास 100 जन का नाम लिखा हुआ है जिससे आप पैसा पाते हैं। अब पैसा पाने के बेसिस पे कि वो पैसा देगा, तुम डिविडेंड बांट देगा? नहीं, जब तक हाथ में पैसा नहीं आता है डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? यानी पहले हम लोग क्या देखे भैया, हम लोग पहले ना लीगल के बारे में बात की है। लीगल के बारे में 2-3 वर्ड एकदम दिमाग में बैठ गया मेरे, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। यानी किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि भैया डिविडेंड, व्हाट डिविडेंड लिख दिया है। अब कभी भी हम डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे ना, हमको उस कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करना पड़ेगा, हमको उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा। तो मेरा आज का डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? है ना? भले ही तुम्हारे एग्जाम का तुम्हारे मूवी देखने से कोई लिंक ना हो डायरेक्टली, पर तुमको पता है ना 3 घंटा जा रहा है वहां पे, क्लास मिस कर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे तो फेल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मूवी देखने में तुम्हारा एग्जाम का फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी इट इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट, अ कंस्ट्रेंट। और फाइनेंशियल्स में क्या बोला, जब तक रियल कैश हाथ में नहीं आएगा आप डिविडेंड नहीं दे सकते। आपको एग्जाम में पूछ लेगा, बोलेगा कि कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है, यानी 100 करोड़ रुपए कंपनी पाती है किसी से, तो क्या डिविडेंड इशू कर सकती है? नहीं, क्योंकि जब तक हाथ में कैश ना हो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। हेरा फेरी वाला एग्जांपल आपको हमेशा याद रहेगा। आ जाइए नीचे, तो कॉपी में एंट्री करिए फाइनेंशियल्स का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। अब यहां पे बात आती है ना, इस पूरे चैप्टर में अपने अल्टीमेटली देखने वाले हैं एक बहुत कॉमन चीज कि सर डिविडेंड पॉलिसी देने से मेरा वैल्यू में क्या एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन आता है। ठीक, तो इसको डिस्कस करने के पहले कॉपी के टॉप में जो ऊपर जो बैंड रहता है ना, ऊपर जगह जो रहता है, वहां पे एक बॉक्स बनाओ और लिखो कॉपी के टॉप में, इन दिस चैप्टर वी आर मोस्टली कंसर्न्ड
in this chapter we are mostly concerned about the value of shares, when dividend is declared or not declared, when dividend is declared or not declared. यानी तुमको यहां पे डिफरेंट थ्योरीज दिए जाएंगे इस चैप्टर के अंडर में, और उस थ्योरी के बेसिस तुमको एस्टैब्लिश करना है कि अगर मैंने डिविडेंड दिया उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा मेरे प्राइस ऑफ द शेयर पे। अगर एप्रिशिएट कर रहा है शेयर डिविडेंड पेमेंट करने के बाद तो दो, अगर डिविडेंड पेमेंट करने से डेप्रिशिएट कर रहा है तो मत दो। अपने इस चैप्टर में अल्टीमेटली उसी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, अगर तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, देखो क्या बोलता है, द क्वेश्चन अराइजेज डज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड affects the value of the firm? If the answer is to yes, then there must be some optimum level of dividend which maximizes the market price of the firm stock. यानी अल्टीमेटली क्या बोलता है, हमको उस लेवल ऑफ डिविडेंड पेमेंट पे पहुंचना है। अगर आपको याद हो यूटिलिटी के बारे में इकोनॉमिक्स, जहां पर एक हद तक कंजम्पशन करने के बाद मेरा यूटिलिटी मैक्सिमम होता था, मैंने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पर उसके बियॉन्ड जब लेने लगते हैं ना घटने लगता है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल को जब बहुत भूख लगती है, पिज्जा का हर एक स्लाइस आपको बहुत अच्छा फील कराता है, पर जब पूरा फुल हो जाते हैं आप, उसके बाद पिज्जा पर जबरदस्ती ठूस रहे होते हैं, और तब क्या होता है, यूटिलिटी बढ़ता है कि गिरता है, गिरता है। यानी व्हेन यू आर वेरी हंग्री यू स्टार्ट कंज्यूमिंग, एक स्लाइस दो से अच्छा लग रहा है, 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 फिर एक लेवल पे पहुंचने के बाद ना अब खवाता नहीं है, अब नहीं खा पा रहे हैं हम, तब यूटिलिटी क्या हो रहा है, गिर रहा है। डिविडेंड के साथ भी यही है। इस चैप्टर में आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस लेवल पे कितना डिविडेंड देने से मेरा मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए, और किस लेवल के बियॉन्ड जाने से प्राइस गिरने लगेगा। सो गुरलीन एक बात बताओ, तुम मैक्सिमम प्राइस चाहोगी शेयर का, कमने वाला प्राइस चाहोगी, मैक्सिमम। सो अगर तुम ऑप्टिमम लेवल के नीचे ऑपरेट करोगी तब भी प्राइस अभी तक पूरा पहुंचा नहीं है, अगर ऑप्टिमम लेवल के बियॉन्ड ऑपरेट करोगी तो प्राइस गिरने लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट हेडिंग, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट लिख लिया है ना। पॉइंट नंबर 4, नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय अ कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय अ कंपनी। इसको हम लोग इतना इंटेंसली डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, पहली बात ये मैंने डे 1 में ही बोला था, थ्योरी विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात ये कि अगर मैं थ्योरी ठीक से ना कराऊं तो जो पहले क्लास में मैंने बोला था बाकी नहीं कराते हैं, तो मुझ में उनमें फर्क क्या रह गया, राइट? क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था यू कैन फूल एवरीवन फॉर सम टाइम, समवन फॉर एवरी टाइम, बट नॉट एवरीवन फॉर एवरी टाइम। याद रखिएगा। तो वॉट एवर आई से इफ आई एम नॉट डूइंग इट, इट मीन्स आपको पता चल जाएगा। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव हो या शॉर्ट, ये आपका आएगा क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एमसीक्यू में कैसे आएगा, सिचुएशन दे देगा। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको ये लाइन दे दे, एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। बोलेगा रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है, कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड, कैन इट डू इट? नो, बिकॉज कैश चाहिए। इस लेवल पे आके कंपनी का वैल्यू 100 रुपया हो गया है, और देने से कंपनी का वैल्यू 100 से 80 हो जाएगा, इट मींस मार्केट वैल्यू गिर जाएगा, क्या और डिविडेंड देना चाहिए? नो। तो ये एमसीक्यू मानेगा चांसेस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब बड़े हो गए ना हम लोग, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल अब करने का समय गया, राइट? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पे अब आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में। अब यहां पे तुम्हारा डिविडेंड पॉलिसी कैसे इन्फ्लुएंस होगा? लाइक मान ले एक कंपनी है जो मेट्रो बनाती है, अरे ट्रेन वाला, जूता वाला नहीं, राइट? मेट्रो बनाती है। और एक कंपनी है
जो तेल साबुन बेचती है। क्या दोनों का काम एक है? दोनों अलग अलग है। अब एक बात बताओ, जो कंपनी मेट्रो बनाती है, क्या मेट्रो एक दिन में बन जाता है? समय लगता है। जब मेट्रो पूरा कंप्लीट होगा तब ना बच्चे लोग चढ़ेंगे मेट्रो के ऊपर। मैंने ऊपर मेट्रो थोड़ी चढ़ेगा, मैंने मेट्रो में राइड करेंगे। सर बिहार बना दिया आपने, बस के ऊपर चढ़ा के ले जा रहे हैं, राइट। मेट्रो में चढ़ेंगे तब ना रेवेन्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू आने में टाइम लगता है। पर वहीं तुम देखो, जो कंपनी तेल साबुन बेचती है, क्या उसका पैसा साइकिल में जल्दी जल्दी आता है उसके हाथ में? हाँ या ना? तो किसके पास रेडिली कैश अवेलेबल है? तेल साबुन वाली कंपनी के पास। तो हु इज इन अ बेटर पोजीशन टू गिव डिविडेंड? तेल साबुन वाली कंपनी। हाँ या ना? तो बात यहां से वही आती है कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो डिफाइन करेगा कितना जल्दी जल्दी हमको पैसा रोल आउट होकर वापस मिलता है। बिकॉज मेरे हाथ में जब तक इजीली अवेलेबल कैश रहेगा, हम आराम से डिविडेंड दे पाएंगे। बिकॉज अगर तुमको पता है कि हर 2 दिन में मेरे को 1000 रुपया मिलने वाला है, तुम हर अगले दिन 1000 रुपया उड़ा सकता है। हाँ या ना? अगर तुमको ऑलरेडी पता है कि मेरे को 1000 रुपया 10 दिन बाद मिलने वाला है, तुम हर एक दिन में 1000 रुपया उड़ा सकता है क्या? नहीं उड़ा सकता है। तो यहां पे बात वही आती है। तेल साबुन वाली कंपनी ऑलरेडी जानती है कि भैया हर 2 दिन में मेरा पैसा वापस मेरे पास आएगा, तो टेंशन किस बात का है, आज डिविडेंड दे दो, 2 दिन में पैसा फिर आएगा, अपने बाकी काम में इस्तेमाल कर लेंगे। पर जो कंपनी को पता है मेरे को पैसा आने में महीना भर लगेगा, क्या वो आज डिविडेंड दे पाएगी? तो 2 बार सोचेगी वो। तो क्या अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड नेचर ऑफ बिजनेस विल इन्फ्लुएंस योर डिविडेंड पॉलिसी, यस और नो? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या कॉपी में पॉइंट नंबर 5 हमने लिख लिया है? ये हेडिंग क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज एमसीक्यू में भी एग्जाम्पल हेडिंग देगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव है तो खाली हेडिंग याद करो, बाकी तो क्लास में अच्छे से डिस्कशन कर ही लिया है, तो बना के लिख ही लेंगे। क्या हम लोग क्लियर एंड कंफर्टेबल हैं यहां तक? राइट। इनिशियल क्लासेस में लोग स्लो चलेंगे थोड़ा, क्यों? ताकि आप हमारा फॉर्मेट समझ पाए। एक बार जब आपको इस फॉर्मेट की हैबिट लग जाएगी ना, आप हर जगह ही फॉर्मेट खोजेंगे। क्योंकि जब आपका फॉर्मूला कॉपी और थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये वाला कॉपी और आगे बढ़ेगा, आपको लगेगा ये बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है और हमको ऐसा ही चाहिए। पर बाकी टीचर्स आपको ऐसा नहीं देंगे। ठीक, आ जाइए नीचे। अगला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कॉपी में एंट्री कर लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। पापा बेटा, सिंपल बात है, पापा मेरे से पहले कमाना शुरू किए थे ना, तो पापा पैसा ज्यादा होगा ना, तो कौन बेटर पोजीशन में डिविडेंड देने के? पापा। जो अभी नया नया चालू किया है, समय लगेगा ना। तो सिंपल बात क्या है, जो पुरानी कंपनी है, दे आर इन अ बेटर पोजीशन ऑफ पेइंग डिविडेंड, राइट। तो यानी उनका जो डिविडेंड पॉलिसी है लीनियंट होगा, यस और नो? व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से लीनियंट डिविडेंड पॉलिसी? इजी देना है, बस देते हैं हम लोग पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोलते स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी, सर जेब से पैसा ही नहीं निकलता, इसके देना ही नहीं चाहते हैं, राइट। तो अ कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर नंबर ऑफ इयर्स विल हैव अ लीनियंट डिविडेंड पॉलिसी, यानी आराम से देंगे डिविडेंड। और जो पुरानी नई कंपनी है उनको टाइम लगेगा। हाँ या ना? नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब यहां पे क्या है ना, अगर तुम्हारा कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर तुम्हारा कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इट मींस तुम एक बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। साइज ऑल्सो मैटर्स ना। अगर कंपनी का साइज बड़ा है, पब्लिक लिमिटेड है, यानी पब्लिक भी पैसा लगा रही है तुम पे, यानी पैसा का फ्लो ऑन है, तुम्हारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तुम पब्लिक कंपनी हो, तुम्हारे बहुत सारे एसेट्स हैं जहां से कमाई आ रही है, तो अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विल बी इन अ बेटर पोजिशन इन कंपैरिजन टू अ प्राइवेट कंपनी, यस और नो? बिकॉज प्राइवेट कंपनी के पास रिसोर्सेज, पैसा लिमिटेड जगह से आता है, पर पब्लिक कंपनी के पास वैरायटी ऑफ जगह से आता है, लार्ज नंबर ऑफ जगह से आता है। सो अगेन टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? नेक्स्ट, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी।
फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। यानी यहां पे हमको क्या बताता है, जैसा कि मैंने आगे बताया, सर कल मेरे को 100 रुपया लगेगा, तो आज अगर 110 रुपये की कमाई होती है, तुम क्या करोगे, 100 को पहले बचाओगे और 10 खर्चा करोगे, क्योंकि मुझे कल पैसा चाहिए। सिचुएशन वन क्या बोलता है कि सर आज ना मेरे पास 100 रुपया है, अब तभी तुम्हारा एक दोस्त आ गया तुम्हारे पास, चल भाई घूमने चलते हैं, नई पिक्चर देखते आते, आयुष्मान खुराना की नई पिक्चर देख के आते हैं। पिक्चर का नाम नहीं लेंगे ना तो बोलेंगे प्रमोशन का पैसा ले रहे हैं, राइट। तो आयुष्मान खुराना की पिक्चर देख के आते हैं, आप बटुआ खोलते हैं, आपको 100 रुपये दिखता है, और 100 रुपये के पीछे आपको मकान मालिक का, पीजी ओनर का बिल भी दिखता है कि भैया कल उसको देने का है। जो अमीर लोग हैं पीजी में नहीं रहते हैं, बात अलग है, पर जो गरीब लोग हैं हमारी तरह बात कर रहे हैं उनसे, राइट। आपको पीजी का बिल भी दिखता है और कल की डेट पे पेमेंट करना है, राइट। तो सवाल ये उठता है, अगर कल तुमको 100 रुपए का रिक्वायरमेंट है तो क्या आज तुम पिक्चर देखने जाओगे? नहीं जाओगे। सिचुएशन 2, मान ले 100 रुपया है, बिल भी है, एक पॉइंट ऐड हो गया, कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे भी है। मान लो कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे भी है और तुमको पता है हैप्पी बर्थडे यानी पापा कुछ एक्स्ट्रा पैसा भेजेंगे, तो क्या आज जाओगे? हाँ, वो तो एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे उसको। क्या दोनों सिचुएशन समझ में आ रहा है? तो बात यहां पे आता है कि सर एक कंपनी अगर है ना, पहले वो चेक करेगी मेरे पास कितना पैसा है। अच्छा तुम पैसा मांग रहा है क्या, डिविडेंड मांग रहा है मेरे से, 2 मिनट रुक, कॉपी खोल के देखेगी, अच्छा 2 दिन बाद इतना पैसा लगेगा, पर ये तो मांग रहा है पैसा, क्या करे, सोचना पड़ेगा। क्या कहीं और से पैसा आ रहा है मेरे पास? हाँ पैसा आने वाला है, तो भैया ले तू रख ले डिविडेंड, हम वहां से वहां दे देंगे। तो फाइनेंशियल नीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कल तुमको 100 रुपया लगेगा और तुमको ऑलरेडी पता है 60 रुपया में कोई और देगा, तो आज के 100 तो 40 खर्चा कर दोगे, हाँ या ना? कि मान ले अगर 100 रुपया तुम्हारे पास हाथ में है आज टुडे, और आज ही कोई तुमसे 60 रुपया मांगता है, तुम उसको देने के पहले सोचोगे मेरे को आने वाले टाइम में कितना रुपया लगेगा, तो तुम बोलते हो सर मेरे को आने वाले टाइम में ना 100 रुपया ही लगेगा, तो अगर आज उसको 60 रुपया हम दे दें तो कल मेरे पास 40 रुपया बचेगा। तो ऐसा सिचुएशन में पैसा हम नहीं देंगे। पर अगेन आज अगर 40 रुपया बचेगा और मेरे को पता है कल हम एक जन को पुराना उधार दे के रखे थे 70 रुपया का, वो हमको कल ही देने वाला है, तो आज हम पैसा दे सकते हैं ना? क्या ये टॉपिक क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? क्यों तोड़ तोड़ के हम लोग बात किए? एमसीक्यू में सिचुएशन आएगा तब भी कर सकते हैं, राइट। और अगर डायरेक्ट में आया तो डिस्क्रिप्टिव में अपने से बना के लिख सकते हैं। क्या यहां तक कंफर्टेबल? गुरलीन। नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर मार्केट खराब चल रहा है, चाहे तुम कोई भी टाइप की कंपनी क्यों ना हो, एक बात तो क्लियर है ना सर, मार्केट खराब है तो क्या सेल रुक जाएगा या फिर पेमेंट अटका हुआ होगा? अगर सेल नहीं हो रहा है तो क्या हाथ में पैसा आ रहा है? तो क्या डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं। मान ले सेल हो गया पर जो हमसे खरीदा है उधार में वो पैसा नहीं दे रहा है, अगेन पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, क्या डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल अरेंजमेंट। एंट्री कर लीजिए फटाफट। अब फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या है कि मेरे को पता है, लाइक फॉर एग्जांपल वो लोग बहुत मस्त रहते हैं घूमने फिरने में जिनको पता होता है कि उनका दोस्त बड़ा आदमी है। जब मैं कॉलेज में था मेरे दोस्त अच्छे से जानते थे ये बड़ा आदमी है, यानी टेंशन नहीं है, उनके पॉकेट में भले ही 10 रुपया हो पर 100 रुपया खर्चा करने को रेडी, क्योंकि मोहित तो है पीछे, यानी उनका फाइनेंशियल अरेंजमेंट इतना तगड़ा है। आर यू गेटिंग दिस? तो यानी क्या बोलता है, कंपनी को ऑलरेडी पता है भाई आज 100 रुपया है, 100 रुपया उड़ा देंगे, क्यों? बिकॉज और बाकी लोग पैसा लेके रेडी है देने के लिए। जब बाकी लोग रेडी है मेरे बैकएंड में जो मेरे को टाइम टाइम पे पैसा सप्लाई करेंगे, तो भैया तुम उदास क्यों होता है? ले डिविडेंड 100 रुपया। आर यू गेटिंग इट? तो कंपनी का अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी होता है कि भैया मेरी गुडविल इतनी स्ट्रांग है, मेरा मार्केट में नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, हम जब पैसा मांगते हैं हमको मिल जाता है। यानी कंपनी 100 रुपया अपने हाथ में रखी है, आज 60 रुपया डिविडेंड दे दिया, 40 रुपया हाथ में, और कल 100 रुपया चाहिए,
तो कंपनी को बैकएंड में अच्छे से पता है कि 40 तो ऑलरेडी हाथ में है और 60 रुपये का अरेंजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। ये वाला बैंक, वो वाला इन्वेस्टर, वो वाला प्राइवेट इक्विटी होल्डर वो पैसा मेरे को दे ही देगा, तो चाप किस बात का है? तो माई फाइनेंशियल अरेंजमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आर यू गेटिंग दिस? राइट? कितने लोग की आदत होती है जब एक्स्ट्रा पैसा बचता है ना, दोस्तों में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों पे जो पैसा वापस करे, और टाइम टाइम पे जब पैसा खत्म होता है ना तब याद आता है अरे मैंने उसको इतना रुपया दिया था, फिर उसको आप फोन करते उसके पीजी में, ए भाई 60 रुपया कब दे रहा है जो दिया था तुमको? याद आ रहा होगा आपको। और सेट ऑफ करने के लिए क्या करते, कितनी बार भूख नहीं भी लगती तो खाना खा लेते उससे कि पैसा तुम दे दो। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है, राइट? जैसे मैंने एक बैच में स्टार्ट किया था, लोगों को फ्रीक्वेंटली खिलाना शुरू किया था, अब लोगों ने हैबिट बना ली थी, बिना नाश्ता किए बैच में चले आते थे और हर दिन भैया भूख लग रहा है, बेहोश हो रहे हैं। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को बाकियों ने बताया था जितना ना फीस लिया होता तो खिला दिया आप लोगों ने। खैर, तो ये हो गया फाइनेंशियल अरेंजमेंट। पॉइंट नंबर 10, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी अचानक से हमारे सरकार ने बोला मित्रों अब तुमको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बिकॉज किसान के साथ अब एक गरीब आदमी भी बेरोजगार है गांव में, उसके नाम पे हम टैक्स निकाल रहे हैं, अब तुम पेमेंट करो, टैक्स दो। तो यानी अगर मैं तुमको टैक्स दूंगा, सॉरी डिविडेंड दूंगा और मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ जाएगा, क्या देने के पहले सोचूंगा नहीं मैं? डेफिनेटली यस। तो मेरा पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? 100 रुपया का प्रॉफिट, टैक्स 80%, हाथ में बचा 20 रुपया, राइट? तो सोचूंगा नहीं यार 20 रुपये में से अगर हिस्सा दे दूं डिविडेंड में तो यूज क्या करूंगा? तो यानी गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो भी मेरा डिविडेंड फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, हाँ या ना? बिकॉज अल्टीमेटली जो मेरा वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर दे वो डिविडेंड को भी करेगा। तो ये थे हमारे 10 टॉपिक्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट्स। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 10 के 10 पॉइंट याद करने हैं मेन हेडिंग पर। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो वहां पे 6 से 8 पॉइंट विल बी एनफ। हेडिंग याद करना इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर आपको नाम दिख रहा है, और अंदर का डिस्कशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो सवाल यह आता है सर अगर बना के लिखेंगे चलेगा क्या? खाली एफएम के लिए नहीं पूछ रहे, बाकी के लिए भी। अगर आपके आंसर में टेक्निकल वर्ड यूज्ड हैं, लीगल जॉनर्स हैं जो आपके आंसर को डिफाइन करता है, आप कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन याद करना जरूरी नहीं है, ये बात जान लीजिए। समझ रहे बात को? एमसीक्यू फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट का मैट एक बार रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड करते वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मार्क करनी है इज द टेक्निकल वर्ड और सेंटेंस विच यू थिंक विच कैन कम इन द एग्जाम। बिकॉज देखो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी जो डिस्कस कर लिया, दिमाग में बैठ गया कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी से कंपनी का अगर हिल जाती है, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाता है, तो डिविडेंड इन्फ्लुएंस होगा, राइट? तो ये टॉपिक तो क्लियर है, पर अंदर में कुछ सेंटेंसेस होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जो आंसर को बहुत सॉलिड बनाते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो उन वर्ड्स को याद कीजिए, आपका क्वालिटी ऑफ आंसर बेटर होगा, राइट? और अगर एमसीक्यू है अंडरलाइन करके छोड़ दो, उसे क्या होगा जब सेकेंड टाइम अपने पढ़ेंगे ना घर में, तब अपने सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन को पढ़ेंगे, बिकॉज मोहित शॉ ने जो क्लास में बताया वो तो याद हो गया, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, तो दिक्कत नहीं है, और बाहर के वर्ड्स तो मेरे दिमाग में रहेंगे ही। अभी अपने क्या करेंगे, अपने 5 मिनट का समय लेंगे और जो डिटर्मिनेंट्स वाला पोर्शन है जो हमने अभी समझा है और जो टॉपिक्स कॉपी में लिखवा लिया है उसको किताब से रीड करेंगे, और जो लाइन हमको इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क कर लो, ताकि सेकेंड टाइम जब पढ़ेंगे ना अपने सिर्फ मार्किंग को पढ़ें। कॉपी में क्यों लिखवाया? बिकॉज ये हम लोग का क्विक रिविजन कॉपी बन रही है कि एग्जाम के एक दिन पहले जब 8 घंटा में खत्म करना है पूरा सिलेबस, तब इंस्टीट्यूट का मैट अगर खोलने जाएंगे 2 चैप्टर करने में 8 घंटा हो जाएगा, पर कॉपी में अगर सब एक जगह रहेगा तो हमको क्विक रिवीजन में आसानी होगी। तो लीजिए 5 मिनट का समय और इस पोर्शन में इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करना चालू करिए जो आपको लगता है कि सर एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, चाहे ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, रीजनिंग, बिकॉज स्टेटमेंट देख के भी समझ में आता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अगर अभी क्लास में वीडियो के साथ कर लेंगे, घर में अकेले नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि घर में आपसे होने से रहा, ये मैं भी जानता हूं। तो अभी टाइम को यूटिलाइज करिए, तो भाड़ा खर्चा करके आए हैं आप लोग, जो लोग पीजी से चल के आए थे तो पैदल चल के आए हैं, अरे कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ ही होगा या होगा, तो उसको यूटिलाइज करिए। ठीक, पढ़ना चालू करें। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल कुछ टाइम बाद आएगा, पहले थ्योरी क्लियर कर लीजिए, ताकि प्रैक्टिकल में बस फॉर्मूला याद करेंगे और थ्योरी का बेस क्लियर होगा
तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से पढ़ें एकदम, और मार्किंग करें।
क्या अपना यहां तक हो गया है? कॉपी में हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ डिविडेंड और फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कॉपी में हेडिंग दें टाइप्स ऑफ डिविडेंड और फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है उसको बनाएं। टाइप्स ऑफ डिविडेंड और फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है उसको बना ले फटाफट। फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है कैश डिविडेंड। जैसा कि नाम बताता है, कैश डिविडेंड का मतलब ही ये होता है कि हम लोग कैश दे रहे डिविडेंड के फॉर्म में, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। यानी अगर तुम देखोगे इसका थ्योरी में, यहां स्ट्रेट अवे लिखा है कैश डिविडेंड्स आर कॉमन एंड पॉपुलर टाइप फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न्स। यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यही फॉलो किया जाता है, जिसे हम कैश डिविडेंड कहते हैं। अगला आता है बॉन्ड डिविडेंड। यहां नीचे एक्सप्लेनेशन में 3 का 2 एंड 2 का 3 कर दिया है फ्लो चार्ट के कंपैरिजन में। तो बॉन्ड डिविडेंड के पहले हम लोग स्टॉक डिविडेंड कर लेते हैं। स्टॉक डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी स्टॉक ड्यू टू रेजिंग ऑफ मोर फाइनेंस। अंडर दिस टाइप कैश इज रिटेन बाय द बिजनेस कंसर्न। स्टॉक डिविडेंड में भी बोनस इशू। यानी यहां पे क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड में कंपनी कैश नहीं देती डिविडेंड में, वो शेयर्स दे देती है। इसलिए यहां पे देखो टर्म जो यूज किया गया है बोनस इशू। और बोनस शेयर के बारे में लोग जानते हैं ना कि शेयर फ्री में दे रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंपनी कैश देने के बजाय डिविडेंड में एक्स्ट्रा स्टॉक दे रही है। क्या यहां तक अपने क्लियर है? नीचे देखो, द इशू इज गिवन ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। क्वाइट ऑब्वियस कि डिविडेंड उनको मिलेगा जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स हैं। जो शेयर होल्डर नहीं होंगे उनको दोगे क्या? नहीं। यानी जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देते वक्त हम बोल देते भाई मेरे देख, हम कैश नहीं देगा, तुम और शेयर्स ले ले, तुम बोनस इशू ले ले। तो स्टॉक डिविडेंड से कहां से वर्ड आया? बोनस इशू। तो एक काम करो, इस बॉक्स के पास लिखो मोस्ट कॉमन फॉर्म, मोस्ट पॉपुलर कॉपी में ही, और स्टॉक डिविडेंड में लिखो बोनस इशू, ताकि वर्ड देखकर याद आ जाए इसका डेफिनेशन क्या है, तभी ये क्विक रिवीजन कॉपी इफेक्टिव हो पाएगी। तो अपने को कैश डिविडेंड क्लियर हो गया ना क्या होता है, और स्टॉक डिविडेंड क्लियर। तो स्टॉक डिविडेंड का मतलब बोनस इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये दो टर्म आपको याद रखना है। क्या क्या वर्ड है? बोनस इशू और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्या क्लियर है हम लोग यहां तक? अब अगला आता है बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड का एक और नाम है विच इज कॉल्ड स्क्रिप्ट डिविडेंड, राइट। तो फ्लो चार्ट में जहां आपने बनाया है वहां पे स्लैश दे के लिख लो स्क्रिप्ट डिविडेंड, ताकि याद रहे बॉन्ड डिविडेंड का दूसरा नाम स्क्रिप्ट डिविडेंड है। क्या कॉपी में एंट्री कर ली है हम लोगों ने? क्या पूरा अपडेटेड है हम लोग? अब बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर आके बोला भाई मेरे को डिविडेंड दो। कंपनी वाला बोला कि देखो मेरे पास डिविडेंड तो नहीं है, हम कैश तो नहीं दे पाएगा, तो एक काम कर,
थोड़ा दिन रुक, हम आने वाले टाइम में ना नया इशू लेके आ रहे हैं शेयर्स का, जो हम पब्लिक को बांटेंगे। वो नया इशू लाकर देकर जो पैसा हमको मिलेगा ना, उससे तुमको डिविडेंड दे देंगे। आर यू गेटिंग इट? यानी बॉन्ड डिविडेंड इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप्ट डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड इज ऑल्सो कॉल्ड, उसमें क्या बोलता है करंट शेयर होल्डर्स को कि भाई मेरे शेयर होल्डर रुक जा, ठहर जा, थम जा, हम आने वाले समय में ना नया शेयर का इशू लेके आ रहे हैं जो हम जनता में बांटेंगे। जनता वो शेयर हमसे खरीदेगी और हमको पैसे देगी, वो पैसा जो हमको मिलेगा वो हम तुमको दे देंगे। समझ गए बात? यानी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इशूइंग न्यू शेयर्स टू द न्यू पीपल, एंड उससे जो पैसा हमको मिल रहा है वो हम तुमको दे देंगे। अगर ये तो शेयर इशू हो रहा है ये न्यू को ना होकर एग्जिस्टिंग को होता और हम पैसे नहीं लेते उनसे, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक डिविडेंड, बोनस इशू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक डिविडेंड एंड बॉन्ड डिविडेंड? सर स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है ना, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देते हैं, और बॉन्ड डिविडेंड में क्या करते हैं सर, बॉन्ड डिविडेंड को स्क्रिप्ट डिविडेंड भी बोलते हैं। तो करंट शेयर होल्डर को हम बोलते हैं तू रुक जा, ठहर जा, हम नया पब्लिक को शेयर दे रहा है, वो शेयर खरीदेगा, हमको पैसा देगा, वो पैसा हम तुमको दे देंगे। आर यू गेटिंग दिस? आर यू कंफर्टेबल हियर? राइट? तो नीचे देखो क्या लिखता है बॉन्ड डिविडेंड के बारे में। इफ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू पे कैश, द कंपनी promises to pay the shareholder at a future specific date with the help of issue of bond or notes। तो यानी बॉन्ड डिविडेंड में क्या इशू होता है? बॉन्ड इशू होता है और नोट्स इशू होता है। ध्यान रखना शेयर इशू नहीं हो रहा, मैंने समझाने के लिए तुमको बोला था। जैसा कि नाम बोलता है बॉन्ड डिविडेंड, तो क्या इशू होता है गुरलीन? बॉन्ड या फिर नोट्स। क्या दो चीज इशू होता है? बॉन्ड और नोट्स। प्रोमिसेस टू पे एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट। जो वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको भी करना चाहिए अपनी किताब में, ध्यान से एकदम। अगर एक्सप्लेनेशन कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मार्किंग मैंने करी है आप स्क्रीन पे देखो। सर बॉन्ड डिविडेंड का दूसरा नाम क्या है? स्क्रिप्ट डिविडेंड। सर स्क्रिप्ट डिविडेंड में क्या होता है? सर आज मेरे पास ना, यानी मैं कंपनी हूं, आज मेरे पास सफिशिएंट कैश नहीं है, आज मेरे पास सफिशिएंट कैश नहीं है, पर शेयर होल्डर खड़ा है, तो मैंने शेयर होल्डर को क्या बोला? भाई मेरे तो रुक जा, हम नया इशू लेके आ रहे हैं। इशू में क्या ला रहे हैं? बॉन्ड्स और नोट्स। क्या ला रहे हैं? बॉन्ड्स और नोट्स। वो हम पब्लिक को देंगे, पब्लिक वो लेने के बाद हमको कैश देगी, राइट? और वही कैश हम तुमको पेमेंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक हम लोग कंफर्टेबल हैं? तो हम लोग का 3 डिविडेंड हो गया। नंबर 1 कैश, द मोस्ट पॉपुलर, सिंपल बात, रोकड़ा देना है। नंबर 2 स्टॉक। स्टॉक में क्या है सर? बोनस इशू है, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तीसरा क्या हुआ? बॉन्ड डिविडेंड। दूसरा नाम क्या है? स्क्रिप्ट डिविडेंड। उसमें क्या करते हैं सर, आज कैश नहीं है मेरे पास, हम आने वाले टाइम में नया इशू लेके आ रहे हैं। किस चीज का? बॉन्ड और नोट्स का। नया आदमी को दे रहे हैं, जो कैश आएगा उससे देंगे। यानी यहां पे हमने क्या किया है? प्रॉमिस। क्या किया है? प्रॉमिस कि हम फ्यूचर डेट पे, देखो लिखा हुआ है फ्यूचर स्पेसिफिक डेट पे आपको पेमेंट कर देंगे। क्या यहां तक अपने क्लियर है? अगला आता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। अगला आता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। जैसा कि नाम बताता है, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आज मैं एक कंपनी होता और मेरा ये ट्यूशन क्लास एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता और मैं डिविडेंड के नाम पे बोलता 500 रुपए का डिविडेंड मैं तुमको दूंगा, पर कैश नहीं दे पा रहा हूं, तुम मेरे ऑफिस आओ और सामान उठा के ले जाओ। वही हुआ ना प्रॉपर्टी, फिजिकल एसेट। सर ये डायस कितने का? 1000 रुपए का। सर मेरा तो 2 शेयर 1000 रुपए उठा के लेके चला गया। सर ये कैमरा कितने का है? सर 45,000 रुपया का। सर 500 इंटू कितना करके इतना शेयर है मेरे पास, तो कैमरा उठा के लेके चला गया। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी डिविडेंड। पर प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, पर एग्जाम में तो होता है ना। तो एग्जाम में पूछेगा तो लिखना भी अपने को वही है। तो सर एग्जाम में क्या करना है? अगर डिस्क्रिप्टिव है तो नाम याद रखो, और एमसीक्यू तब भी नाम याद रखो। एमसीक्यू में क्या करेगा? डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा कौन सा डिविडेंड है ये बताओ, राइट? या फिर क्या बोलेगा? सिचुएशन देखो ये है, कंपनी क्या कर सकता है, बेस्ट आइडिया बताओ, तो तुम वहां से बेस्ट डिविडेंड सिलेक्ट करोगे। लोगों को मेजर कंफ्यूजन स्टॉक डिविडेंड और बॉन्ड डिविडेंड में होता है, वो लोग भूल जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है, हॉच पॉच हो जाता है। तो स्टॉक डिविडेंड क्या है? बोनस इशू। और बॉन्ड डिविडेंड क्या है? इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड नोट्स।
वहां से जो पैसा आएगा एग्जिस्टिंग को देंगे। क्या यहाँ तक अपने क्लियर हैं? क्या समझना हो चुका है? तो अगेन 2 मिनट का टाइम लो, किताब में जो मैंने मार्किंग करी है और जो नोट्स किताब में दिया इसको रीड करो एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्लास का काम क्लास में ही कर लो, घर में नहीं करना पड़ेगा, फटाफट पढ़ना चालू करो। और कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है जो नोट करना है कॉपी में खुद के लिए, यू कैन डेफिनेटली डू इट, नॉट एन इशू, पर अभी रीड कर लो। सबसे मजेदार बात क्या है ना, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैं दिल्ली गया हुआ था। जो लोग जानते जानते, जो लोग नहीं जानते नहीं जानते, मैं दिल्ली गया हुआ था। तो मैं DTU के इवेंट में गया था, तो उनका प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा था, तो आई वॉज देयर द स्पीकर, ताकि मैं लोगों को गाइड करूँ, मोटिवेट करूँ। बिकॉज मेरा मेन काम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, ये तो बस शौकिया है जो हम कर रहे हैं, पर मैं शौक की चीज़ों को भी बहुत सीरियसली लेता हूँ, देख के समझ में आ रहा होगा, राइट। अब क्या हुआ, मैं बहुत थका हुआ था मैं, और ऐसी फ्लाइट लेट था, फ्लाइट एक्चुअली टाइम पे था, मैं लेट था सुबह, फ्लाइट टाइम पे था। तो क्या हुआ, मैंने टैक्सी ले लिया, रईस लोग हैं यार, बड़े लोग हैं यार, क्या 800-1000 रुपये लग रहा है नोएडा से एयरपोर्ट, क्या लगता है, दे दो। अब जान के महलक पे मैंने दौड़ के मैं पहुंचा हूँ, आर्मी वाला पूछता है कि यार हड़बड़ा क्यों रहा है, मैंने कहा अभी फ्लाइट उड़ने वाली है मेरी, तो जाने दो। पर लकी था मैं पहुंच गया टाइम पे, पर वहां जाके देखता हूँ प्लेन लेट है। तो मेरे को ऐसा लगा यार क्या हो गया। 1 घंटे बाद ना फ्लाइट में उन्होंने बोर्ड करवाया, पर फ्लाइट हिल नहीं रही थी, बोला अभी भी सर डिले चल रहा है। तो मेरी आंख लग गई। मैं आइल सीट पे बैठता हूँ हमेशा, आई नेवर टेक विंडो बिकॉज माथा दर्द करता है ना। अचानक जब आंख खुली ना, मैं हाफ नींद में हूँ, और सडनली लेफ्ट हैंड साइड में ना मेरे 3 आंटी लोग बैठी हुई थी। मीन्स वी वर कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि बंगाली ज़्यादा होंगे, राइट। इसमें कोई बंगाली का कोई लिंक नहीं है, बट वो लोग बंगाली थे। मैं देख रहा हूँ तीनों जने से हाथ से जोड़े बैठे हुए हैं, और मैं नींद में हूँ। मैंने सडनली आंख खोली है, और मैं देख रहा हूँ कि तीनों हाथ जोड़े हुए हैं और प्रे कर रहे हैं, माँ प्लेन टाके बचाओ। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हिंदी में बोले माँ को बुला रहे हैं, यानी भगवान को बुला रहे हैं, प्लेन बचा लो। और जब मैं आधे नींद में हूं ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लेन ऐसे जर्क मार रहा है जोर जोर से, टर्बुलेंस होगा। और उस समय मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि आप आधे नींद में है। कितनी बार होता है ना कि आपका एग्जाम है सुबह, राइट, आपका एग्जाम का वीक आ रहा है, को उठाए, अरे 9 बज गया, आपको लगता है 8 बजे से एग्जाम था। उस समय ध्यान नहीं देते हैं, और अब आधे नींद में वो बोल रही माँ बचाओ माँ बचाओ, और मुझे डर लगने लगा, और मेरी आंखों के सामने आ गया कि कल का FM क्लास नहीं होने वाला है, और प्लेन जग पे जग मारे जा रहे हैं, और बगल में मेरे एक अंकल बैठे हैं, गाना सुन रहे हैं, और मैं हाइपर हो चुका था। हाइपर था ना, बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है ये, और प्लेन जग मारना बंद ही नहीं कर रहा है, और उल्टा जब प्लेन का जो विंग होता है तो थोड़ा ना आवाज करता है। मेरे को सब पता है, इट्स 1000 नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव बोर्डेड अ प्लेन, बट उस समय आधी नींद में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आंख खोलते मैंने देखा 3 लोग रो रहे हैं और डरे हुए हैं, और तब उसने बोला टेक ऑफ हुआ है, बस टर्बुलेंस है। मैंने कहा वो अच्छा, राइट। और सेम चीज दूसरा क्या हुआ कि उसी फ्लाइट में ना आगे 2 पायलट बैठे हुए थे। मैं नींद में मैं होके उठाऊं, देखा 2 पायलट वहां बैठे हुए हैं,
और प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, और दो जन यूनिफॉर्म में ही बैठे हुए हैं। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, राइट, बीच में प्लेन और हिल गया जोर से। तो मेरे को क्या लगा ऑटो पायलट पे होगा, होता है ना, ऑटो पायलट डाल दे, प्लेन चल रहा है सीधा सीधा सीधा। तभी एक अंकल चिल्ला दिए वहां से, अरे अब प्लेन गिरने के बाद जाओगे क्या, अब जाओ उठाओ प्लेन, राइट। और तभी कैबिन से आवाज आता है कि आपका कैप्टन मैं बोल रहा हूं, टर्बुलेंस से बेल्ट लगा के रखिए। और तब पूरा प्लेन जोर से हंसने लगा कि हम लोग को लगा तो पायलट बाहर खड़ा होकर अड्डा मार रहा है, बल्कि ये दूसरे पायलट थे जो कलकत्ता जा रहे थे दूसरा प्लेन उड़ाने के लिए। तो ऐसा चीज होते रहता है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू जर्नी, राइट। एंड व्हेन यू ट्रैवल टू दिल्ली, मेरे को दिल्ली बहुत सही लगता है, आई डोंट नो व्हाई। कलकत्ता भी अच्छा है बट दिल्ली में पता नहीं, मेरे को एनवायरनमेंट काफी सही लगता है, इंफ्रा अच्छा है और लोग मस्त हैं वहाँ पे, राइट। अब लोग मस्त हैं कि गुस्सैल हैं वो बात की बात है, बट अच्छे हैं लोग। खैर ये यहाँ पे टॉपिक वाला खत्म। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, विच टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। कॉपी में हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। आपकी किताब में आगे की तरफ होगा। एक बात मैं बता दूं, प्रिंटिंग पेज नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफएम में कोई अमेंडमेंट ऐसे चाहता नहीं है, राइट। खाली टॉपिक्स आगे पीछे होंगे जो इंस्टीट्यूट कभी कभी हेडिंग ऊपर नीचे कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास गलत बुक है, कंपनी लॉ होता तो समझ में आता, पर इस सब में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक। जो मैंने पढ़ा था अपने ट्यूशन के टाइम पे, आप भी वही पढ़ रहे हैं। 2+2=4, जब गांधी जी पढ़ते तब भी वही था, जो हम लोग जो पढ़े वही है। वाओ, चेंज आया ही नहीं तब भी स्टूडेंट लोग बहुत एकदम, अरे इसमें तो पेज नंबर बदल गया है, ये तो पुराना लग रहा है मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आ जाइए नीचे। तो पहला आता है टॉपिक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, राइट। तो अगेन फ्लोचार्ट टाइप में अपने करेंगे, जैसे हमने वहां बनाया था वैसे ऐसा फ्लोचार्ट बना लीजिए। ऊपर हेडिंग दे दीजिए जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, और यहां पे नाम लिख दीजिए, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर नो डिविडेंड। स्टेबल के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो, यानी पहला होगा रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, दूसरा होगा स्टेबल, और स्टेबल से 3 निकलेगा। देखिए स्क्रीन पे, पहला होगा रेगुलर, दूसरा होगा स्टेबल, स्टेबल में भी 3 पार्ट है, तीसरा होगा इरेगुलर, चौथा होगा नो डिविडेंड। कॉपी में अगर फ्लोचार्ट बना लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। लोगों से निवेदन है थोड़ा तेज फ्लोचार्ट बनाएं, अपना MF हुसैन अपने तक ही रखें। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग बहुत सजा सजा के बना रहे हैं, बड़ी बारीकी के साथ लाइन खींच रहे हैं, जिनको बोल रहे थे उनको समझ में आ गया है। ठीक, क्या लिखना हो चुका है क्या? अच्छा अभी भी लिख रहे हैं। स्क्रीन पे जो है आपके पास भी है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के नीचे 3 पॉइंट आएगा, सब डिवीजन है उसका, और उसके बाद है इरेगुलर डिविडेंड और एक है नो डिविडेंड। फटाफट नोट करें। अब इसको डिस्कस करने के पहले ना मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि सर आपने तो ऑलरेडी एक बात बोली कि डिविडेंड बहुत कम मात्रा में होता है, कि एक शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएं तो डिविडेंड दे या ना दे उतना फर्क नहीं पड़ता। आपने सर क्लास दिन हमको क्लियरली एग्जांपल देके समझा भी दिया था और हमको समझ में भी आया, पर सर फिर भी कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, क्या दरकार है देने का? मैंने मैक्सिमम तो नहीं दे रही है सर, जैसे हमको देखने में समझ में आता है, पर फिर भी कोई कंपनी क्यों दे रहा है सर, आप मुझे बताइए। पहले तुम लोग बताओ क्यों दे रहा होगा, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इतना तो लॉजिक होगा ही कि कंपनी क्यों दे रही है। मिस्टर कुमार क्यों दे रही है? हाँ उसका सरनेम ही कुमार है तो कुमारा बोलता है ना, कुमार क्यों बोलता है मैं? हाँ गुडविल के लिए दे रही है, एकदम करेक्ट सर, गुडविल के लिए देती है। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 1000 करोड़ है, मान लो, फिर तो तुम बोलोगे CSC क्यों करते 1000 करोड़ होता तो, और हम लोग यहाँ आते ही क्यों?
कुछ और कर रहे होते, राइट। मान लो 1000 करोड़ है और मैं आके तुमको बोलूं इसमें 100 रुपये और बढ़ाऊं क्या, तो तुम बोलोगे हाँ 100 रुपया दे दो। चाहे जितने भी पैसे तुम्हारे पास आ जाएं, तुमको अगर थोड़ा और मिल जाता ना, तुमको और बेहतर लगता, हाँ या ना। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी कंपनी वाले समझते हैं कि शेयर होल्डर को थोड़ा सा और मिल जाए, उनको मजा आ जाता है ना। यदि फुचका वाले का खाने का था, फाऊ एक फुचका मांगते एक्स्ट्रा, अगर वो मिल जाता है तो फुल सेटिस्फैक्शन अचीव हो जाता है कि भैया मजा आ गया। वैसे ही सेम टू चीज यहां भी है, गुडविल अच्छा होता है, कंपनी का इमेज बनता है और मार्केट में शेयर वैल्यू अप्रिशिएट करता है। सर मार्केट में शेयर वैल्यू अप्रिशिएट करता, समझ में नहीं आया सर। 50 पैसा एक शेयर पे दे के मार्केट में शेयर वैल्यू बढ़ना, नॉट क्लियर। गुडविल एक तरह से समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि शेयर होल्डर को थोड़ा और पैसा मिल जाता है, शेयर होल्डर खुश हो जाता है, तो कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज चला आता है। पर सर मार्केट में शेयर वैल्यू बढ़ना, आप खुद ही बताए थे 10 पैसा 20 पैसा करके पर शेयर मिलता है, तो उससे कैसे हो रहा है जरा बताइए। आज अगर तुम्हारे पास 10 शेयर हैं, तुम अपने 10 शेयर के हिसाब से देख रहे हो कि अगर 50 पैसा करके अगर मिलता है तो 10 शेयर के हिसाब से तुमको 5 रुपया मिलेगा, पर वो सिर्फ तुम्हारा 5 रुपया है ना। वैसी नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ होगा, तो टोटल कितना डिविडेंड दिया कंपनी ने, 5 करोड़। तो ओवरऑल तो 5 करोड़ रुपए खर्चा हो गया ना। अगर आज मान के चलो यहां पे 400 बच्चे बैठे हैं एग्जाम्पल, अगर मैं सबको एक पिज्जा खिलाऊं 50 रुपए करके, पर हेड 50 होगा, बट ओवरऑल मेरे जेब से एक बार में कितना गया, 20,000। तो तुम बोलोगे नहीं यार मोहित सर का तो गजब बात है, एक बार में 20,000 खर्चा कर दिया भाई, पक्का है मैंने भयंकर कमा रहे हैं, यू आर अज्यूमिंग ना। तो पब्लिक भी ऐसा ही करती है। एक बार जब कंपनी डिविडेंड देती है, कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, पर डिविडेंड भी अगर दे दे साथ में तो मजा आएगा कि नहीं, है ना। कि कॉम्बो में अगर आइसक्रीम भी साथ में डाल दे तो मजा ही आ जाए कि सर आइसक्रीम भी दे रहा है भाई, राइट। तो यहां पे वही होता है कि मार्केट क्या एनालाइज करने लगता है कि कंपनी ने आज 5 करोड़ रुपए दे दिया डिविडेंड बाबा, यानी इसका मतलब यह है कंपनी के पास बैकएंड में और पैसा होगा, कंपनी को और आज लोग भी पैसा देने के लिए खड़े होंगे। बिकॉज आज अगर मैं निर्भय 20,000 रुपये उड़ा दूं, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगेगा कि सर का इतना खर्चा है, सर का और भी कोई प्लान होगा, यानी उस सब के लिए और पैसा सर रखे होंगे। तो यू आर एस्टिमेटिंग माई इनकम, यू आर एस्टिमेटिंग माई वेल्थ, आर यू गेटिंग इट। तुमको श्योर शॉर्ट कुछ नहीं पता है, 20,000 में सोचो पैसा ही ना हो मेरे पास, बट तुमने अजम्पशन लगा लिया। सो द मार्केट इज हैविंग गुड न्यूज इन द माइंड। इससे वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। सो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो यानी गुडविल क्रिएशन हो रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, और कंपनी मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज को इंजेक्ट कर रही है कि भैया हम लोग एकदम स्टेबल पोजीशन, तगड़े पोजीशन में है। क्योंकि असम्पशन वैसे ही लगता है ना, हाँ कि ना। जब बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं, पहले आके सेंटर देखते हैं, फिर नंबर ऑफ हेड्स देखते हैं, फिर कॉपी में फीस देख के मल्टीप्लाई करते हैं, इतना हो रहा है बाप रे, सब करते हैं, है ना। तो यहां पे भी वही बात अपने कर रहे हैं कि यहां तक अपने क्लियर है। तो कंपनी का मेन रीजन है गुडविल देने का, सॉरी डिविडेंड देने का, कि सर हमको ना गुडविल बनानी है, पॉजिटिव इमेज मार्केट में आएगा तो कंपनी को फायदा। अगर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू में जाए तो कंपनी, तो शेयर होल्डर को रिटर्न मिल रहा है, भले ही कम ही मिल रहा हो पर रिटर्न मिल रहा है ना, तो शेयर होल्डर भी खुश। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि सर डिविडेंड देने का अपना एक अलग फायदा है। एक लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड देने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्यों देंगे, मत दीजिए, आप वो पैसा को वापस री इन्वेस्ट कीजिए कंपनी में, ताकि और अच्छा काम करें, कंपनी ग्रो करे और शेयर प्राइस बढ़े, जिससे क्या होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। और शेयर होल्डर को तो वही चाहिए। पर कितने लोग क्या बोलते हैं, बीच बीच में ना डिविडेंड दे देना चाहिए, उससे क्या होगा, शेयर होल्डर भी खुश रहता है कि हमको एक्स्ट्रा पैसा इतना मिल चुका है, कंपनी इज डूइंग वेल, ताकि मार्केट में एक अच्छा खबर फैले। इज दैट क्लियर। अब आते हैं इसके डिस्कशन में, बिकॉज इसका जो मेरिट्स और डिमेरिट्स होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज का कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन। अब यहां पे देखो, पहला आता है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी।
रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है? हम डिविडेंड रेगुलरली दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, हाँ कि ना? यानी हमने ऑलरेडी एक रेट को फिक्स कर लिया है। अब ये पॉसिबल कब है? जब कंपनी का अर्निंग रेगुलर है। अगर आज मैं रेगुलरली अपना डिविडेंड देता हूं, यानी यहां क्या बोलता है देखो पहला लाइन में, इन दिस टाइप ऑफ डिविडेंड यूजुअल रेट इज फिक्स्ड, यानी मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 10% ही दूंगा, यानी हर साल मैं 10% डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, राइट? तो अब इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है? यूजुअल रेट, यानी एडवांस में वो रेट फिक्स्ड है। यानी यहां पे जो बच्चे यूजुअल रेट का वर्ड अगर याद कर लिया, ये डेफिनेशन याद हो गया और दिमाग लगाना ही नहीं है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लर्निंग ट्रिक्स कि थ्योरी कैसे याद हो जाएगा आराम से। तो यहां पे ट्रिक वाला वर्ड क्या है? यूजुअल रेट, यानी कंपनी एडवांस में एक रेट फिक्स कर चुकी है कि हर साल हम 10% देंगे, ताकि जो शेयर होल्डर फिक्स रहेगा 10% तो आएगा ही मेरे को। अब हर साल देने के लिए कंपनी का हर साल कमाई भी तो होना चाहिए। रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ मेट्रो कंपनी और साबुन तेल वाली कंपनी, कौन प्रॉपर कंडीशन में थी हर समय देने का? साबुन तेल वाली। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को रख के अगर बात किया जाए तो रेगुलर डिविडेंड इनकम कौन दे सकता है? साबुन तेल वाली कंपनी। क्लियर? उसके नीचे देखो, अगर मेरिट्स की बात करेंगे, इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। हाउ कॉन्फिडेंस क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ शेयर होल्डर? समझ में आ गया ना कि यार डिविडेंड भी दे रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है, यानी कंपनी अच्छा कर रही है। आप तभी अपने हिस्से से पैसा बांटते हैं जब अच्छा कमाते हैं और आपको आने वाली कल की चिंता नहीं है, जब अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, हाँ कि ना? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबलाइजेज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, हेल्प्स इन गुडविल, रेगुलर इनकम टू शेयर होल्डर। क्या यहां तक अपने क्लियर हैं? क्या सारा पॉइंट क्लियर है? देखते हुए चल रहे हैं एकदम। अगला आता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। जैसा कि आप कॉपी में भी देख पा रहे होंगे, हमने फ्लोचार्ट में एक ब्रेक किया है और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का 3 पार्ट है। पहला है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, कांस्टेंट के साथ वी टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड अमाउंट। यहां पे परसेंटेज नहीं बोल रहा, नोटिस करने वाली बात है। बहुत सारे लोग थ्योरी करते वक्त, यानी जब आपको मार्किंग कराते हैं बाकी टीचर्स, यहां से यहां पढ़ लो, यहां से यहां पढ़ लो, वो लोग बताना भूल जाते हैं कि बेटा यहां पे फिक्स्ड अमाउंट बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा। और रेगुलर में देखो रेट के बारे में बात हुई थी, और यहां क्या बोल रहा है? फिक्स्ड अमाउंट व्हेन द कंपनी इज सुटेबल फॉर द फर्म्स हैविंग स्टेबल इनकम, यानी जिस फर्म का स्टेबिलिटी है इनकम में, यानी मेरे को पता है हर साल मैं 10 लाख रुपया कमाऊंगा ही, तो मैंने क्या बोला? तुम लोग 1 लाख शेयर हो, 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड, 1 लाख रुपया, बिकॉज आई ऑलरेडी नो आई विल अर्न 10 lakh rupees फॉर श्योर, सो आई कैन गिव 1 lakh। सो व्हाट आई हैव डिफाइंड? आई हैव डिफाइंड द अमाउंट, नॉट द परसेंटेज। क्या देख पा रहे हो स्क्रीन पे? यानी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में वी आर स्पेसिफाइंग द अमाउंट, नॉट द परसेंटेज। आर वी कंफर्टेबल हियर? कांस्टेंट पे आउट रेशियो, यानी यहां पे क्या बोल रहा है? परसेंटेज फिक्स कर दिया है। पे आउट रेशियो परसेंटेज में होता है ना, या अमाउंट है? वो रेशियो का मतलब परसेंटेज हो गया वहां पे, तो यहां पे क्या बोलता है? फिक्स परसेंटेज। क्या आपको दिख रहा है दोनों चीज? क्या क्लियर है एकदम? अगर जल्दी जा रहे हैं तो बोलिए, स्लो हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाइए। स्टेबल रुपी डिविडेंड पर एक्स्ट्रा डिविडेंड, यानी इसमें क्या होता है? पहले हम बोल देते भाई तुमको इतना रुपया तो देंगे ही देंगे, यानी यहां फिक्स मान ले 10 रुपया देंगे तुमको पक्का, प्लस अगर हम और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस पर एक परसेंटेज फिक्स करके देंगे। आर यू गेटिंग दिस? यानी हमने यहां क्या बोला कि भैया देख 10 रुपया तो तुमको देंगे ही देंगे पर शेयर। अब उसके ऊपर हम कब देंगे? मान ले हम 10 लाख रुपया मेरा फिक्स हिसाब से 10 रुपया फिक्स कर दिया, अगर हम 10 लाख से बेसी कमाते हैं तो उस बेसी वाले अमाउंट का एक परसेंटेज तुमको हम देंगे। तो यानी द अमाउंट इज फिक्स्ड इन रुपीस प्लस वी आर गिविंग एन एक्स्ट्रा परसेंटेज। आर यू गेटिंग दिस? सो हियर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में से 3 पार्ट्स हैं।
नंबर 1 कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड, दूसरा कांस्टेंट पे आउट रेशियो, तीसरा रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, यानी जो रुपया अमाउंट है फिक्स प्लस एक परसेंटेज अगर उस प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं, यानी टारगेट था 10 लाख, 15 लाख कमा लिया तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा कमाया उस पर एक परसेंटेज करके ऐड करके देंगे। क्या यह वाला पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ने के पहले एक बार रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को वापस रीड करो, समझाना एकदम परफेक्ट तरीके से हुआ है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। एक बार पढ़ लोगे तो घर में करने का दरकार नहीं पड़ेगा। एंड दैट टू वी आर डूइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मैट। और अगर तुम इसका भी मेरिट्स पढ़ोगे तो मोटा मोटी मेरिट सब में कॉमन है। कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेगा, गुडविल के बारे में बात करेगा, स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करेगा। तो अगर एक का याद कर लिया तो सब हो जाएगा। तो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या एमसीक्यू, वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। दिस इज सपोज टू बी द लास्ट थ्योरी पोर्शन बिफोर वी आर गेटिंग इनटू सम्स। इसके बियॉन्ड आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, एंड हमने उसको क्लास में याद भी कर लिया और कॉपी में एंट्री भी कर ली है। फटाफट रीड कर लें आला। क्या यहां तक अपने क्लियर एंड कंफर्टेबल है? राइट। अब देखो आता है इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ? इस साल दिया, फिर 5 साल नहीं दिया, फिर 10वें साल दिया, फिर नहीं दिया, यानी देयर इज नो श्योरिटी कि हम कब पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे। दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर। देखो नीचे एक बार रीड करो। एज द नेम सजेस्ट हियर द कंपनी डज नॉट पे रेगुलर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी यूजेस दिस प्रैक्टिस टू फॉलोइंग रीजन। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। अगर डिस्क्रिप्टिव है, डिसएडवांटेज नहीं है ये, कि यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर एक कंपनी किन किन सिचुएशन में इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है। सो डिस्क्रिप्टिव है तो 4 नंबर का ही आएगा, या फिर आपको एक सिचुएशन दे देगा या फैक्टर एक दो बता देगा और बोलेगा कौन सा डिविडेंड पॉलिसी में आएगा, फाइंड द बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी फॉर इट। तब आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है एग्जाम में ऑप्शन में अगर मैं रहता तो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मेंशन ही नहीं करता, मैं वहां पर नोटा लिख देता, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि जो बच्चे याद ही नहीं किए होंगे उनको ये टर्म पता ही नहीं होगा। राइट। तो अगर मेरे को ट्रिक खेलना होता तो मैं नोटा लिख देता। समझ रहे बात को? तो यहां क्या बोलता है, जिस कंपनी के पास रिसोर्सेस कम है, जिस कंपनी का इनकम फिक्स नहीं है, जिस कंपनी का स्टेबल मार्केट नहीं है, वो क्या रेगुलर डिविडेंड दे पाएगा? वो इरेगुलर देगा, जब अच्छा लगेगा तब देगा। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे बात को? तो देखो नीचे चारों रीजन में वही लिखा हुआ है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिसका अर्निंग अनसर्टेन है, लिक्विड रिसोर्सेस कम है, अनसर्टेनिटी बिजनेस में है, आज चल रहा है कल नुकसान हो सकता है, तो लोग रेगुलर डिविडेंड नहीं देंगे। सो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन रहा है जो तुमको देख के समझ में आ रहा होगा कि टाइप्स मतलब थ्योरी में ही आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि किन किन सिचुएशन में कोई कंपनी इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करेगी। और वहीं पे अगर किसी कंपनी का स्टेबल इनकम है, रेगुलर इनकम है, तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करने में दिक्कत है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग दिस? कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, परसेंटेज या अमाउंट? कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर अमाउंट, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो परसेंटेज, रुपी डिविडेंड प्लस अर्निंग एक्स्ट्रा डिविडेंड अमाउंट प्लस परसेंटेज ऑन दी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बैठ गया ना दिमाग में? अब आ जाओ, नो डिविडेंड का मतलब कुछ ही नहीं देंगे हम, चाहे ग्रो करे या नहीं करे, हम नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या कॉपी में हमने सबका हेडिंग लिख लिया फ्लो चार्ट में? क्या सारा पॉलिसी समझ में आ गया है? अब आते हैं सीधा सम्स वाले पोर्शन में। हेडिंग दीजिए थ्योरीज ऑफ डिविडेंड और इस फ्लो चार्ट को बनाइए। इस चैप्टर में हम लोग इन 3 मॉडल्स का पोर्शन कवर करेंगे। फटाफट हेडिंग होगा थ्योरीज ऑफ डिविडेंड और फटाफट इस फ्लो चार्ट को हम लोग बनाएंगे।
इररिलेवेंस डिविडेंड के अंडर में एक और हेडिंग कर लीजिए विच इज कॉल्ड सोलोमन मॉडल। सोलोमन मॉडल, इसका दूसरा नाम रेसिडुअल थ्योरी भी होता है। सोलोमन मॉडल लिख लीजिए, सोलोमन मॉडल, SOLOMON मॉडल। सबसे पहली बात, ये सोलोमन मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेवल में सोलोमन मॉडल को नहीं रखा गया है बिकॉज आपके इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1। तो ये मैंने क्यों लिखवा दिया? FM का जो पेपर है वो एग्जीक्यूटिव में नया होगा, पर ओल्ड सिलेबस में फाइनल का हिस्सा था। ऑलमोस्ट FM का सिलेबस सेम टू सेम CS फाइनल का ही है, ओल्ड सिलेबस वाला। और ओल्ड सिलेबस में सोलोमन मॉडल दिया हुआ था। तो यानी CS इंस्टीट्यूट ने, CA नहीं, CS इंस्टीट्यूट ने एक टाइम पे इसको इंक्लूड किया था। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड हमने इसको यहां इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड की, तो यहां पे आप लिख लीजिए पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इफेक्ट्स द, जो आपने फ्लोचार्ट बनाया है वहीं पर रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड के बगल में लिख लीजिए, या फिर स्टार मार्क देके नीचे नोट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में लिख लीजिए पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कॉपी में करें तो अच्छा रहेगा, किताब में करके कोई फायदा नहीं है। कॉपी में क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपको वहीं से रिवाइज हो जाए। अगर आप वापस से किताबी में लिखेंगे तो फायदा क्या है कॉपी बनाने का? जब भी कुछ लिखने बोलूं कॉपी में नोट करें। पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड will affect the value or price of share. Payment or non-payment of dividend affects the value or price of share. Value or price of share. ठीक, और irrelevance of dividend में लिखिए, और irrelevance of dividend में लिखिए पेमेंट और नॉन पेमेंट, पेमेंट और नॉन पेमेंट, पेमेंट और नॉन पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। पेमेंट और नॉन पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। एक और सर्कल कर लीजिएगा यहां बगल में ही, ऐसे कर लीजिए और लिखिए अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी। अब यहां पे जो पहला थ्योरी है दैट इज रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। ये थ्योरी बोलता है कि सर कंपनी क्या डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है वो इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ शेयर। यानी डिविडेंड पॉलिसी इज बाउंड टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। ये किसमें बोल रहा है? रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में। यानी रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में क्या बोलता है? आपकी डिविडेंड पॉलिसी इज बाउंड टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर। और इररिलेवेंस में क्या बोलता है? इट डज नॉट अफेक्ट। द थिंग विच इफेक्ट्स इज द अर्निंग कैपेसिटी। यानी आप कितना कमाते हैं, आपकी कमाने की औकात क्या है, दैट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ शेयर। क्या यहां तक अपने क्लियर है या कोई दिक्कत है? राइट, आगे बढ़ते हैं। रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, इफ द चॉइस ऑफ द डिविडेंड अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म इट इज कंसिडर्ड एज रेलेवेंट। इन दैट केस अ चेंज इन द डिविडेंड पे आउट रेशियो will be followed by a change in the market value of the firm. If the dividend is irrelevant, there must be an optimum payout ratio. An optimum payout ratio is the ratio which gives highest market value per share. कॉपी में टॉप के ऊपर लिख लीजिए what is optimum payout ratio और इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। मैंने ऑप्टिमम पेआउट रेशियो के बारे में ऑलरेडी बताया था कि एक लेवल पे आने के बाद वहां मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर आता है। अगर उससे ज्यादा आप बांटते हैं आपका वैल्यू गिरेगा। यूटिलिटी का एग्जांपल जब दिया था ना पिज्जा वाला, तब मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था।
तो यहां पे हमको एक और टेक्निकल वर्ड मिला, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। क्या यहां तक अपने क्लियर है? सो एक बात तो हमको समझ में आया कि सर अगर डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है, अगर डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है तो हमको ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना पड़ेगा। बिकॉज किस लेवल पे, यानी 10% अगर हम दे रहे हैं डिविडेंड, यानी पे आउट रेशियो इज 10%। एग्जाम्पल ले लो, लाइक मान के चलो हम जब 10% दे रहे थे, मेरा मार्केट वैल्यू था 120 रुपया। जब हम 25% दे रहे थे, ये पे आउट रेशियो है, मेरा मार्केट वैल्यू है 160 रुपया। जब हमने 30% दिया, मेरा मार्केट वैल्यू 150 रुपया हो गया। तो यानी इस लेवल पे जब किए 120 था, तो मैंने थोड़ा बढ़ाया पे आउट रेशियो, कितना हुआ 160। जब मैंने 30% तक बढ़ाया, दाम कितना हो गया 150, गिरा की बढ़ा, तो व्हाट इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 25% विद दिस एग्जांपल। तो यानी अगर डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है तो हमको 25% पे ऑपरेट करना चाहिए था, हाँ या ना? तो in this sum, in this type of theory, we need to find that payout ratio which is optimum, ताकि मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर आए। इज दैट क्लियर? अगर डिविडेंड पॉलिसी इरेलेवेंट होता, चाहे 10 दो तब भी 120, चाहे 25 दो तब भी 120, चाहे 30 दो तब भी 120। तो इसको देख के क्या समझ में आया? डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट। और इसको देख के क्या समझ में आया? डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट। क्या हमको क्लियर हो रहा है ये बात, या कंफ्यूजन है, या कोई प्रॉब्लम? अब बात करेंगे वापस से, बताओ क्या वी आर कंफर्टेबल? एकदम क्लियर है। यानी कि ग्रीन वाला से हमको साफ साफ दिखता है कि सर डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट, और येलो वाला साफ साफ दिखता है चाहे कोई भी पे आउट रेशियो रखो, द वैल्यू विल बी सेम। आर वी क्लियर? आ जाओ नीचे किताब की तरफ। अब यहां पे हमको समझना है दो चीज बोले तो अभी देखते हैं। अब यहां पे हमको समझना पड़ेगा सम को देख के ही कि सर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास सम में दो परसेंटेज रहेगा। एक को अपने बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, एक को अपने बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, और एक को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। अभी ये समझ लो, लिखना नहीं है अभी इसको। एक है रेट ऑफ रिटर्न और एक है कैपिटलाइजेशन रेट। सर रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, हमको डिटेल में समझना है, तो आने वाले चैप्टर्स में उसके बारे में डिस्कशन होगा। पर अभी तुम थंब रूल सीखोगे। क्या सीखोगे? राइट, कि हमको देख के क्या समझ में आता है। लाइक थंब रूल घर में क्या है, जहां पापा का चेहरा दिख गया फोन रख दो, दैट इज थंब रूल। वो अच्छे मूड में आ रहे हैं या गुस्से में आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, चेहरा दिखा फोन रख दो, दैट इज थंब रूल। यहां भी अपने वही सीखने वाले हैं, राइट? तो यहां पे तुम देखो, वील बी टॉकिंग अबाउट आर एंड के। रिटर्न को बोलेंगे आर और इसको बोलेंगे के। अब यहां पे रूल नंबर क्या बोलता है? नंबर 1, टेबल बना लो। अब हेडिंग दो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो डैश डिटर्मिनेशन।
ऑप्टिमम पे आउट रेशियो डैश डिटर्मिनेशन, उसमें लिखो नोट, पहला आएगा नोट, at the optimum payout ratio we desire, at the optimum payout ratio we desire the highest market value of share or firm, at the optimum payout ratio we desire the highest market value of share or firm. The highest market value of the firm और शेयर। ठीक है, अब ना हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल में जब नोट्स लिखना हो जाएगा फिर हम लोग उसको समझेंगे। तो टेबल में 3 कॉलम बनेगा, पहला कॉलम होगा सिचुएशन, पहला कॉलम होगा सिचुएशन, अपनी समरी कॉपी मारना चालू करिए, पहला कॉलम होगा सिचुएशन, दूसरा होगा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, दूसरा होगा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, तीसरा होगा कमेंट, तीसरा होगा कमेंट। नंबर 1, व्हेन देयर इज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन का टर्म लिखिए, लिखते जाइए, मैं बोलूंगा। व्हेन देयर इज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, व्हेन देयर इज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, that is the rate of return, that is the rate of return is more than the capitalization rate, that is the rate of return is more than capitalization rate. ऑप्टिमम पे आउट रेशियो में लिखिए 0%, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो में लिखिए 0%, और कमेंट में लिखिए, इतना लिख चुके हैं आप लोग, और कमेंट में लिखिए सपोज एट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, सपोज एट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, एट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू इज, at the optimum payout ratio the highest market value is rupees 200, is rupees 200. So it means if the management, so it means if the management by chance, so it means if the management by chance, in spite of zero payout, in spite of zero payout ratio, in spite of zero payout ratio pays something, in spite of zero payout ratio pays something, then the market value will be less than 200, sorry, then the market value will be less than 200. जहां पे आपने सिचुएशन नंबर 1 लिखा है ना, उसके नीचे में लिख लीजिए आर ग्रेटर देन के, यानी आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन का रेट का मतलब के, हम लोग डिनोट करने के लिए लिख रहे हैं। समझ गए ना बात? सिचुएशन वाले जगह पे जहां आपने सिचुएशन 1 लिखा है, लास्ट में लिख लीजिए आर ग्रेटर देन के, विच क्लियरली डिफाइंस आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, के मीन्स कैपिटलाइजेशन रेट। पॉइंट नंबर 2, when the rate of return is less than capitalization rate, when rate of return is less than capitalization rate, yani R is less than K, when rate of return is less than capitalization rate, that is R is less than K, ठीक है, optimum payout ratio shall be 100%, optimum payout ratio shall be 100%.
अब लिखो कमेंट में, यानी सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या किया है, आर इज लेस देन के. सपोज एट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, suppose at the optimum payout ratio the market value is 500. Suppose at the optimum payout ratio the market value is 500. The market value is 500. वैल्यू इज 500, यानी जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं पूरा का पूरा दे रहे हैं. दैट मीन्स 100% पे आउट रेशियो. समझते हैं ना ये बात. तो यानी जब 100% पे आउट रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, जब आर इज लेस देन के, आपका वैल्यू आया 500. सो नाउ इफ वी पे लेस देन द 100% rate, so now if we pay less than the 100% rate, so now if we pay less than the 100% rate, say 80% we are paying, say 80% we are paying, then the market value will be less than 500. Then the market value will be less than 500. क्या यहां तक अपने क्लियर हैं? कि बोलने का मतलब यह है जो ऑप्टिमम वैल्यू है, जो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है, अगर उस पोजीशन से आप हिलते हैं तो आपका मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो अगर आपको हाईएस्ट मार्केट वैल्यू चाहिए तो आपको उस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे लगा रहना पड़ेगा, तभी आपका हाईएस्ट वैल्यू आएगा. इफ यू आर डेविएटिंग फ्रॉम इट, योर वैल्यू विल बी लेस. थर्ड सिचुएशन, व्हेन आर इक्वल्स टू के, when r equals to k, यहां पे लिखो irrelevant, यहां पे लिखो irrelevant. it means कमेंट में ऑब्वियसली it means कमेंट में आएगा that whether you pay 100%, that whether you pay 100%, comma 0% or any other rate, it means whether you pay 100%, comma 0% or any other rate, the market value will remain unchanged. The market value will remain unchanged. अब स्क्रीन पे देखो, तुमको तीन सिचुएशन दिख रहा होगा. आर इज ग्रेटर देन के, आर इज लेस देन के, आर इज इक्वल्स टू के. क्या दिख रहा है क्या? इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन सिचुएशन याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसका यूटिलाइजेशन एग्जाम में एंड क्लास में भी मैक्सिमम सम्स में आएगा. एंड स्पेशली फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये याद करना जरूरी है. डिस्क्रिप्टिव में तो डेफिनेटली है, सम्स में आता ही है, पर एमसीक्यू के लिए आपको बहुत शार्प माइंड रखना पड़ेगा इस अप्रोच के लिए. सो आगे बढ़ने के पहले जो कॉपी में लिखाया है एक बार रीड करो, देखो कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो. प्लीज माइंड इट, समरी कॉपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फटाफट नोटिंग करें, फटाफट. और अपने फॉर्मूला शीट में भी आप इसको नोट कर सकते हैं टेबल को, ताकि जब आप क्विक रिवाइज करें ये वाला वहां नोटिंग रहे. आप अभी भी कर सकते हैं ताकि लिखते लिखते याद हो जाए, घर में एफर्ट कम देना पड़ेगा, या फिर घर में कर सकते जैसा आपको ठीक लगे. पर मेरा सजेशन रहेगा अभी करें हाथ से. कमेंट लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा, आप खाली सिचुएशन 1 और ऑप्टिमम पे आउट रेशियो को लिखिए, ताकि लिखते लिखते वाला पार्ट आपको याद हो जाए. ध्यान से एकदम.
तो यहां तक हमने देखा है जितना आपका जनरल थ्योरी था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में वो हमने कवर कर लिया है, राइट। थ्योरीज क्या है, फॉर्म्स क्या है, क्यों डिविडेंड देती है कंपनी, क्या माइंडसेट है, आर और के के बारे में, टेक्निकल टर्म्स, पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो। तो हमारा बेस क्रिएट हो चुका है फॉर डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉल्टर मॉडल से स्टार्ट करेंगे जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड सम होगा, राइट। पर उसके क्लास में आने के पहले इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट जितना हमने कवर किया है अभी तक उसको अच्छे से करके आए ताकि लिंक करने में आसानी हो। एंड स्पेशली ये वाला फंडा ये आपको अच्छे से आना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन पढ़ेंगे और फट से इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपका पहला 2 क्लास ठीक से किया हुआ होगा, क्लैरिटी रहेगा, तीसरे क्लास में और इफेक्टिव अप्रोच आएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी हो या क्लैरिटी ना हो वापस से रिवाइज करें बिकॉज कॉपी में काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लास डिस्कशन काफ़ी डिटेल में हुआ है। तब भी कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमारे पास आ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।